तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरव और आज आप ICTSM का मॉड्यूल नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है डिस्प्ले ड्राइवर कार्ड। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मेरे चैनल पे इससे पहले 2 वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूं मैं, तो आप वो वीडियोस देख लीजिए। जस्ट आप जब नॉलेज ग्लोब मेरे चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे आप वीडियोस में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 2 वीडियोस दिख जाएगी, मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड। और अगर प्लेलिस्ट में जाते हो तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो इसमें ICTSM के सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इसमें आपको ये 2 वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो वापस से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो मॉड्यूल नंबर 3 डिस्प्ले ड्राइवर कार्ड, है ना। तो इसमें देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मॉनिटर में EGA की फुल फॉर्म क्या होती है, पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होती है। तो उसका आंसर है हमारा एनहेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर। एनहेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर। आपको केवल ये वीडियो देखनी है और अगर आपको मेरी आवाज़ अगर धीरे लग रही है, मतलब अगर स्पीड अगर धीरे लग रही है, तो आप इसको थोड़ा सा तेज़ कर लीजिए सेटिंग्स में जाके, है ना। स्पीड इसकी तेज़ कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आपको क्वेश्चंस याद होना चाहिए, इसलिए आप इस वीडियोस को दोबारा रिपीट कर लीजिए चाहे, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आता है एनहेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर। इसके बाद में आता है मॉनिटर में OLED। OLED की फुल फॉर्म क्या है? OLED की फुल फॉर्म क्या है भाई? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, हम देखिए स्टूडेंट्स, हम करते हैं कि जो LED में, है ना, LED के अंदर जो फुल फॉर्म होती है वो आपको आपके जो टीचर हैं उन्होंने क्लास में बहुत बार बताई होगी। लाइट इमिटिंग डायोड होता है, तो हाँ, ये एक प्रकार का डायोड ही होता है ना। तो इसके बाद में आता है, इसके आगे OLED लग गई। OLED मीन्स ऑर्गेनिक LED। इसके बाद में आता है एक और आता है, देखो सुपर एमोलेड, है ना। एक आती है मैं इसकी स्पेलिंग देखूंगा। सुपर एमोलेड जो आती है वो देखिए आप सैमसंग में इसका उपयोग किया जाता है, सुपर एमोलेड का। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, सुपर जो होती है और एसिमेट्रिक, है ना। सुपर एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक LED होती है वो। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं गूगल पे, है ना। इसकी फुल फॉर्म यही है, क्या मैं रीचेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो चेक कर लेनी चाहिए, है ना। सुपर एमोलेड की फुल फॉर्म मैं अगर गूगल पे डालता हूँ तो इसमें नीचे आता है, देखिए वो एसिमेट्रिक नहीं थी, है ना। तो ये थी सुपर एमोलेड की जो आती है फुल फॉर्म, वो होती है सुपर एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। सुपर एमोलेड के जो डिस्प्ले है वो किस में प्रयोग किया जाता है? अपने सैमसंग में प्रयोग किया जाता है। सैमसंग के जो भी डिस्प्लेज हैं वो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सैमसंग के जो भी फ़ोन्स होते हैं, है ना, वो उसकी जो डिस्प्ले होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये सुपर एमोलेड क्या है? S सुपर AMOLED। ये भी आप ज़रा याद रखना ध्यान में, तो ताकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको अटेंड कर पाएँ। ठीक है, तो अपना आंसर जो था स्टूडेंट्स वो ये था, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। और इसके बाद में मैंने आपको सुपर एमोलेड के बारे में भी बता दिया है। चलिए, इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, ये हो गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 64 रंगों के लिए किस मॉनिटर का उपयोग किया जाता है, यानी 64 कलर्स के लिए। इसको इंग्लिश में देखिए ज़रा, 64 कलर्स के लिए कौन से मॉनिटर का यूज़ लिया जाता है? तो भाई कौन से मॉनिटर का यूज़ लिया जाता है? वो है EGA मॉनिटर का। ठीक है, EGA की फुल फॉर्म अपन ने ऊपर पढ़ी थी शायद, है ना, एनहेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर।
ओके। अब आता है SVGA। SVGA मॉनिटर का मैक्सिमम रिजोल्यूशन क्या होता है? मैक्सिमम रिजोल्यूशन क्या होता है? वो होता है 1280 इंटू 1024। ओके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है डिस्प्ले कार्ड, यानी जो अपना डिस्प्ले कार्ड होता है जिसको अपन ग्राफिक कार्ड भी बोल सकते हैं, का उद्देश्य क्या होता है भाई? क्या होता है ग्राफिक कार्ड का उद्देश्य? आउटपुट यूनिट में ग्राफिक्स डाटा भेजना। ठीक है, आउटपुट यूनिट कौन सी होती है? यानी ये हमारा ग्राफिक कार्ड है, तो ये आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर के अंदर ग्राफिक का डेटा भेजता है। और ग्राफिक कार्ड या फिर जो भी डिस्प्ले कार्ड है वो अलग से क्या करता है, वो जो भी अपना वीडियो का जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करता है और मॉनिटर पे भेजता है, जिससे आपको कोई भी जो वीडियो गेम खेलते समय है ना, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है ना। ये उस वीडियो वाले जो भी डेटा है उसको अलग से प्रोसेस करता है और उसके बाद में वीडियो आउटपुट पे भेज देता है। ठीक है, अच्छा, इसीलिए आप देखिए जब भी वीडियो रेंडर करते हैं, गेम खेलते हैं, तो आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है वो थोड़ा तेज़ चलने लग जाएगा, है ना। उसमें से आपके कंप्यूटर में से आवाज़ आएगी, है ना, वो ग्राफिक कार्ड की आवाज़ होती है, क्योंकि उसका फ़ैन तेज़ चलने लग जाता है हीट की वजह से। इसके बाद में आता है, देखिए वीडियो एडेप्टर घटक कौन सा है? वीडियो एडेप्टर घटक कौन सा है? देखिए जीपीयू है, यानी ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। आपने देखा होगा आपके फ़ोन में आप जब स्पेसिफिकेशंस चेक करते हो तो आप हमेशा प्रोसेसर चेक करते हो, आप जीपीयू भी चेक कीजिए, है ना। जब भी आप कोई नया फ़ोन ले रहे होते हो तो आपको जीपीयू भी चेक करनी चाहिए कि कौन सा अच्छा जीपीयू है, अगर आप कोई अच्छे गेमर्स हो तो, है ना। और गेमर्स तो सारे ही होते हैं, है ना, सारे स्टूडेंट्स का काम क्या है और गेम खेलना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एमडीए का पूर्ण रूप क्या है? एमडीए का पूर्ण रूप क्या है? वो है मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर। मोनोक्रोम डिस्प्ले एडेप्टर, तो आप इसको ज़रूर याद रखें। इसके बाद में आता है यूएचडी का संकल्प क्या है? संकल्प यानी क्या बोल गया ये, है ना। संकल्प नहीं पूछ रहा, यूएचडी का रिजोल्यूशन। देखो कभी कभी हिंदी गड़बड़ कर जाती है ना। तो क्वेश्चन ये है कि इसको रिजोल्यूशन के बारे में पूछना चाहिए था, लेकिन ये संकल्प पूछने लग गया। तो ऑब्वियसली जो अनुवाद करने वाला जो भी लोग हैं इन क्वेश्चंस का, उन्होंने गूगल पे डाला और सीधा, है ना, इसका हिंदी अनुवाद कर दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आप देखा करिए, है ना। ये क्योंकि पूछा क्या है, रिजोल्यूशन पूछा है और इधर संकल्प डालने लग गया। तो अपना रिजोल्यूशन क्या होगा भाई? UHD का, है ना, यानी अल्ट्रा HD का। अभी इसकी फुल फॉर्म में देख लेंगे अपने। ठीक है, 7680 इंटू 4320, 7680 इंटू 4320। ठीक है, इसके बाद में इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, अगर मैं कंफर्म हूँ तो। UHD की एक बार देख लीजिए। UHD यानी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, है ना। अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, इसमें कम से कम 8K या 4K जो होता है ना, 4K जो टीवी होती है और 8K की जो टीवी होती है वो अल्ट्रा हाई जो भी है टीवी वो कहलाती है, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवीज कहलाती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और उनके पिक्सल साइज, यानी उनके जब आप पास में जाओगे तब भी आपको कोई भी फ़ोटो या वीडियो वो हमेशा साफ दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए वापस उसी में चलते हैं अपन। तो UHD यानी अल्ट्रा हाई, है ना, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, है ना, ये था ना, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी का जो रिजोल्यूशन क्या होता है, दोबारा देख लीजिए। आपको तो केवल याद करना है क्या होता है भाई, कम से कम। ये देखिए, ये जो पीछे लिखा हुआ है ना, ये 4K में है ना, 4000 के इसमें है। तो ये जो होता है ना, ये 4K, इससे पहचान सकते हैं हम, आगे वाले लेटर से नहीं, पीछे वाले लेटर से।
है, पीछे वाले डिजिट से। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। LCD का पूर्ण रूप क्या है? LCD यानी क्या होता है अपना? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है LCD की। इसके बाद में आती है LCD प्रोजेक्टर में RGB क्या है? RGB आपको शायद हमेशा से मालूम होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों कलर होते हैं भाई। जहाँ पे भी RGB आए वहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। RGB लाइट्स भी होती है जो मार्केट्स में मिलती है। अपने प्रोजेक्टर के लैंप में जीवन यानी लाइफ का, है ना, विस्तार करने के लिए क्या करें? है ना, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं ज़रा। आप क्या करेंगे? एक्सटेंड यानी बढ़ाने के लिए प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ, यानी लैंप लाइफ बढ़ाने के लिए आप प्रोजेक्टर की आप क्या करते हो भाई? आप इकोनॉमी मोड में इसको संचालित करते हो, है ना। इसका देखो, ऑपरेट इन इकोनॉमी मोड, है ना, इसको आप इकोनॉमी मोड में इसको आप ऑपरेट करते हो यानी संचालित करते हो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्टर लेंस को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है भाई? ऑब्वियसली आप पानी का तो उपयोग, अब देखो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप पानी लगाओगे, पानी लगा के कोई नॉर्मल जो लेंस साफ करने वाला जो कपड़ा होता है उससे आप साफ करोगे। अदरवाइज आप किससे साफ करते हो? आइसोप्रोपिल अल्कोहल से। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का और कहाँ कहाँ उपयोग होता है? देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उनको साफ़ करने में, है ना। इसके बाद में जो भी अपने हैंड सैनिटाइज़र होते हैं, है ना, उसमें भी आइसोप्रोपिल अल्कोहल का 70% यूज़ किया जाता है, यानी 70% जो होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है। और इसके बाद में जो बाकी का 30% है वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें मॉइस्चराइज़र वगैरह डालते हैं ताकि आपके हाथ में रूखापन न आए, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद में आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जब आपके कोई चोट लग जाती है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वो स्पिरिट से घाव को धोता है ना, तो वो भी आइसोप्रोपिल अल्कोहल ही होता है ना। तो उसको भी ज़रा आप ज़रूर चेक कर लेना, हाँ, ठीक है। चलिए अगली बात आते हैं। अच्छा, आप ऐसा मत कर लेना कि लेंस को साफ़ करने के लिए आप सैनिटाइज़र का उपयोग करने लगे हो, है ना। तो क्योंकि सैनिटाइज़र में थोड़ा मॉइस्चर के कंटेंट भी होते हैं 30%, तो आपका लेंस मेरे ख्याल से पूर्ण रूप से साफ़ नहीं होगा। तो आप प्योर आइसोप्रोपिल अल्कोहल बाज़ार से लेके आएँ तो और उसी से उसको साफ़ करें, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्टर का सबसे महंगा हिस्सा कौन सा होता है भाई? सबसे महंगा हिस्सा होता है लेंस। देखो, लेंस ही महंगा हिस्सा होता है, उसके अलावा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान होता है वो ही होता है। टच पैड का दूसरा नाम क्या है? टच पैड का दूसरा नाम क्या है भाई? ट्रैक पैड। देखो, ट्रैक पैड का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? अपन यूज़ करते हैं ट्रैक पैड का उपयोग अपने लैपटॉप के अंदर। जो भी लैपटॉप में जब हम फिंगर्स को टच करते हैं वैसे ही अपना माउस का जो पॉइंटर है वो वैसे वैसे मूव करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रैक पैड भी कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? टच पैड भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। एक पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है भाई? टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी पॉइंट, माउस का जो पॉइंटर है उसको मूव कराने का, इधर से उधर करने का जो काम कौन करता है? या तो माउस करता है या कौन करता है? टच पैड करता है। एक और काम करता है, एक और पॉइंटिंग डिवाइस है इसके अलावा, वो आप कमेंट बॉक्स में इसके अलावा अगर हो आपको पता तो आप ज़रूर बताइए, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आता है टच पैड के PDA का पूर्ण रूप क्या है ना। PDA देख लीजिए, इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरह से कैपिटल में आएगा आपके PDA, है ना। तो टच पैड के PDA का की फुल फॉर्म क्या है? वो होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। देखो, PDA जो मिलते थे मार्केट में वो उनको हाथ में रख के हम चला सकते थे, एकदम मोबाइल जैसे ही होते थे वो, ठीक है, और वो टच स्क्रीन होते थे। चलिए
तो इसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। एक पॉइंटिंग डिवाइस, इसके अलावा देखिए टच पैड है, माउस हो गया, इसके बाद में एक और अपने हो गया अपने जॉयस्टिक जो होता है उससे भी हम माउस को चला सकते हैं, है ना। तो कोई कोई लैपटॉप होते हैं उसके बीच में, कीबोर्ड के जस्ट बीच में एक बटन दिया होता है, वो जॉयस्टिक होता है एक तरीके का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। टच पैड में पीडीए की फुल फॉर्म आ गई। इसके बाद में किसी डिवाइस में टच पैड इनबिल्ट है। किस डिवाइस में टच पैड इनबिल्ड होता है, यानी कि अंदर ही लगा होता है। इनबिल्ड मतलब क्या होता है, वो पहले से ही कंपनी से लगा हुआ आ रहा है, तो वो क्या होता है, लैपटॉप। अच्छा, अगर डेस्कटॉप में अगर हमें टच पैड लगाना हो तो हमें अलग से टच पैड को ख़रीदना पड़ता है ना। तो लेकिन वैसा हम काम करते नहीं हैं, है ना। केवल 150 रुपये 100 रुपये में माउस आ जाता है, उससे हम काम चला लेते हैं। इसके बाद में आता है सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। अब देखिए सीआरटी जो टीवी होती है ना, उसमें कौन से डिस्प्ले का प्रयोग किया जाता है, उसमें सीआरटी डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बीम होती है और आगे की ओर मेरे ख्याल से फास्फोरस स्क्रीन वगैरह होती है। तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है वो उसे बॉम्बार्ड करती है ना, यानी बॉम्बिंग करती है। और यहाँ पे हमें स्क्रीन, हम इस तरफ बैठे होते हैं और हमें ये स्क्रीन दिखाई देती है। ठीक है, सेम चीज़ होती है अगर आप इसमें सीआरओ में, है ना। सीआरओ भी दो प्रकार के होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में अगर आपको ध्यान हो तो सीआरओ दो प्रकार के होते हैं। वो एक तो डिजिटल सीआरओ और एक होती है सीआरटी टाइप का सीआरओ। तो उसके अंदर भी आपके सीआरटी डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है कलर सीआरटी में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन गन क्या है भाई। कलर सीआरटी में जो इलेक्ट्रॉन गन यूज़ में आती है वो किस प्रकार की इलेक्ट्रॉन गन होती है, वो होती है रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो आपके जो भी सीआरटी मॉनिटर, आपकी जो बहुत बड़ी बड़ी टीवियाँ होती थी जिसके पीछे से बहुत ज़्यादा जगह होती थी, है ना, उसको स्पेस बहुत चाहिए होता था, वो आपकी क्या होती थी, सीआरटी जो भी होती थी, टीवीज़ होती थी, है ना। और काफ़ी पुरानी होती थी, वो ब्लैक एंड वाइट में भी आती थी और आरजीबी में भी आती थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में केवल पिक्सल को एक ट्रांजिस्टर के स्थान के साथ कौन सा प्रदर्शित करता है। चित्र में प्रत्येक पिक्सल को, है ना, थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। विच डिस्प्ले ईच पिक्सल, हर एक जो पिक्सल है इन द पिक्चर, हर एक पिक्चर में हर एक पिक्सल कॉरस्पॉन्ड्स विद ए ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी कि कोई भी पिक्चर के अंदर प्रत्येक पिक्सल एक ट्रांजिस्टर के साथ कौन सा प्रदर्शित करता है, कौन सा प्रदर्शित करता है भाई, LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि इसमें कोई लिक्विड भरा होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसके बाद में आता है OLED मॉनिटर। OLED की फुल फॉर्म आपको अगर याद हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप करें, है ना, मैंने ऊपर बता रखी है। OLED मॉनिटर में कौन सा पूर्ण स्क्रीन पर सेट है, कौन सा पूर्ण स्क्रीन पर सेट है, तो आपको सिंबल ध्यान में रखना है ना, यानी कि फुल स्क्रीन के लिए कौन सा बटन दबाएं। देखो ये रहा इंग्लिश में, है ना। जब आपको हिंदी में नहीं समझ में आए ना तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ना। तो फुल स्क्रीन के लिए कौन सा सिंबल है भाई फुल स्क्रीन के लिए, तो अपना सिंबल ये रहा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में ये चीज़ क्या होती है, ये कंट्रास्ट के लिए होता है, ये वर्टिकल वगैरह अलाइनमेंट के लिए होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में आता है एलईडी पैनल में टीएफटी का फुल फॉर्म क्या है, टीएफटी का। ठीक है, टीएफटी की फुल फॉर्म होती है
थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस अपने ख़त्म हो गए। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 जिसका नाम है साउंड कार्ड। ठीक है, और ये वीडियो ICTSM की है। तो वापस मॉड्यूल नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ चैनल के बारे में। तो आप जब चैनल में जाओगे यूट्यूब चैनल में, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल में नॉलेज ग्लोब लिखा हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। आप होम की बजाय आप वीडियोस में जाओगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस दिखाई देगी। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने एक और नई प्लेलिस्ट बना दी है इतनी सी देर में। उसमें ये जो ICTSM MCQs इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये प्लेलिस्ट बना दी है। तो ये प्लेलिस्ट भी आप अपने दोस्तों से वगैरह से शेयर कर देना ताकि इसमें सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। तो मॉड्यूल नंबर 4 है ये भाई, मॉड्यूल नंबर 4, और इसका नाम है साउंड कार्ड। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वेरी फर्स्ट, वो आता है डिजिटल फॉर्मेट को। देखिए, डिजिटल फॉर्मेट वो होता है जो कंप्यूटर में चलता है ना, और एनालॉग फॉर्मेट वो होता है जो हमें लगभग सुनाई देता है ना। तो डिजिटल फॉर्मेट को एनालॉग फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सा कार्ड सपोर्ट करता है भाई? कौन सा कार्ड सपोर्ट करता है? वो करता है, देखिए, साउंड कार्ड। ठीक है, तो भाई कंप्यूटर से हमें जो मिलता है ना, ये मान लीजिए एक कंप्यूटर है, थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। ये मान लीजिए CPU है अपना, है ना। CPU के अंदर हमें जो मिलता है वो डिजिटल मिलता है ना। डिजिटल इनपुट होता है, वो जो भी कंप्यूटर पे हम काम करते हैं वो सारा डिजिटल होता है। अब यहाँ पे पड़ा है अपने पास स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर क्या करता है? एनालॉग आउटपुट देता है हमें। तो कंप्यूटर क्या करता है, इसका जो साउंड कार्ड है ना, वो क्या करता है, इस स्पीकर को एज ए डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। उसके हिसाब से स्पीकर वाइब्रेट करता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो ये सारा काम कौन करता है? साउंड कार्ड करता है। ठीक है, तो आजकल मैंने बताया था पहले ही आपको कि साउंड कार्ड इनबिल्ड आने लगे हैं, है ना, यानी अंदर ही वो फिक्स किए हुए होते हैं। पहले साउंड कार्ड अलग से लगाने पड़ते थे। कौन सा लिंक? अच्छा, एक बात और वीडियो में तो, कि अगर आपको मेरी आवाज़ धीरे लग रही है तो प्लीज़ इसको 1.5x पे कर ले। कौन सा लिंक? हालांकि इससे वॉच टाइम पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी जो आपको इनपुट क्या आता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, कौन सा लिंक सूचना के 16 चैनलों तक ले जा सकता है ना? कौन सा लिंक? तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच लिंक कैन कैरी अप टू 16 चैनल? 16 चैनल्स को कौन ले जा सकता है? कौन सा फॉर्मेट या कौन सा चैनल ले जा सकता है? वो हो गया अपना सिंगल मिडी, MIDI। ठीक है, तो ज़रा मिडी का साउंड कार्ड में मिडी की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो MIDI की फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखनी है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। देखिए, ये जो MIDI है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये कब रिकॉर्ड किया जाता था भाई? जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं ना, केवल जैसे सितार बजा दिया, उसको अगर रिकॉर्ड करना है तो मिडी फॉर्मेट लगता है। ठीक है, जैसे कि अपन जो आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं वो कौन सी फॉर्मेट में रिकॉर्ड होता है? .WAV, है ना, डॉट वेव फॉर्मेट में होता है ना। फिर इसके बाद में इसको कन्वर्ट करते हैं, .MP3 में कन्वर्ट करते हैं ना। .MP3 में गाने भी आते हैं। तो ये सारे हैं। इसके बाद अलावा आजकल और भी एंड्रॉयड में एक नया फॉर्मेट और आ गया है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वही मिडी की फुल फॉर्म क्या होती है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, हम कंपन को क्या कहते हैं जो हवा या अन्य पदार्थों का स्पंदन
स्पिन करता है, ठीक है, वो क्या होती है भाई, उसको कहते हैं ध्वनि। ध्वनि यानी साउंड, यानी जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, है ना, व्हाट वी कॉल वाइब्रेशन दैट कंप्रेस द एयर, है ना। साउंड कैसे आता है, देखिए हमारी ये एयर है मान लीजिए, है ना, तो यहाँ पे क्या करता है, स्पीकर जो भी बजता है तो वो आगे और पीछे होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो पीछे होता है तो वो एयर को एकदम फैला देता है, और जब वो आगे की ओर होता है, मतलब आगे जब पुश होता है वो, तो एयर को वो कंप्रेस करता है ना। यानी यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर, और यहाँ पे क्या हुई, जो एकदम फैली हुई एयर, और ये एयर चलते हुए हमारे कानों तक पहुँचती है, और हमारे जो कान के जो पर्दे होते हैं उन पर वैसा का वैसा ही दबाव पड़ता है जैसा ये स्पीकर्स वहाँ पे डाल रहे हैं, है ना। इसके कारण क्या होता है, और हमारे कान के पर्दे क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे दिमाग तक पहुँचा देते हैं, और हमें वो आवाज़ सुनाई दे जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। तो अपन इस माध्यम में, अच्छा, इस चीज़ को कहते क्या हैं, ध्वनि कहते हैं। तो हमेशा जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है वो इसी तरीके से वाइब्रेशन में उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ध्वनि को ही साउंड कहते हैं, है ना। अब ध्वनि की आवर्ती रेंज यानी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, देखो आवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ये भी ज़रा याद रखना। आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के जो वर्ड्स है वो याद होने चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इसका देखो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, अपने होती है फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हार्ट्ज, इसको हार्ट्ज बोलते हैं, से लेकर 20 किलो हार्ट्ज, है ना, यहाँ तक होती है अपनी ध्वनि की रेंज, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी। डिजिटल बिट्स में कन्वर्टर, डिजिटल बिट्स में कन्वर्टर एनालॉग साउंड का नाम क्या है, डिजिटल बिट्स में कन्वर्टर एनालॉग साउंड का नाम क्या है, ज़रा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कन्वर्टर, देखिए इसमें इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कन्वर्टर, कौन से इस कन्वर्टर का क्या नाम है जो क्या करता है भाई, एनालॉग साउंड को डिजिटल बिट्स में कन्वर्ट करता है। ऐसा कौन सा कन्वर्टर है भाई, ये है अपने ADC। ADC यानी क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है ना, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, है ना, ADC होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, है ना। और इसका रिवर्स क्या होता है पता है क्या आपको, ये वाला होता है ना, DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, है ना। हालांकि अपना आंसर ये है ना, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्राइवर सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या है ना। ड्राइवर सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या है, उपकरण यानी डिवाइस द्वारा काम करने के लिए, है ना। ड्राइवर सॉफ्टवेयर का उपयोग ये होता है, ज़रा इसको इंग्लिश में देख लेंगे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्राइवर सॉफ्टवेयर, है ना, यानी अपन जो कंप्यूटर में जो ड्राइवर्स डालते हैं उनका यूज़ क्या होता है, टू मेक द डिवाइस इज़ वर्किंग, कि डिवाइस काम करता रहे, है ना। वैसे ही हमारे बस का ड्राइवर होता है ना। बस के ड्राइवर का क्या काम होता है कि बस एक डिवाइस है, और ड्राइवर क्या करता है, हम यूज़र्स के लिए उस बस को उपयोगी बनाता है ना। यानी मेन उस बस को चलाने का काम करता है, यानी उस डिवाइस को चलाने का काम करता है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो ड्राइवर है वो क्या करता है, उस जो भी हार्डवेयर है ना, जैसे कि अपना स्पीकर है, तो स्पीकर को चलाने का काम कौन करेगा, है ना, या साउंड कार्ड को ऑपरेट करने का काम कौन करेगा, कि साउंड ड्राइवर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे ड्राइवर्स होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ड्राइवर्स के बिना अपन कंप्यूटर में वो हार्डवेयर को यूज़ नहीं ले सकते। जैसे कि डिस्प्ले ड्राइवर है, अगर वो उड़ा दिया जाए तो डिस्प्ले काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि की मापन इकाई क्या है, यानी ध्वनि की मापन इकाई मेजरिंग यूनिट क्या है ध्वनि की, ओके।
तो ध्वनि की मापन इकाई है डेसिबल, ठीक है, डेसिमल नहीं है, डेसिबल है, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद में आता है इंस्टॉल किए गए साउंड कार्ड पर विनिर्देशन की पहचान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब विनिर्देशन नहीं पता चल रहा तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। कौन सा टूल जो है आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिकेशंस, किसकी स्पेसिफिकेशंस, ऑन द इंस्टॉल्ड साउंड कार्ड, साउंड कार्ड की स्पेसिफिकेशंस का पता कौन सा टूल लगाता है भाई, कौन सा टूल लगाता है। अपन देखते हैं, ये हो गया डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल, है ना। तो भाई डायरेक्ट एक्स होता है, आप अपने कंप्यूटर पर जाके देखिए, इसके लिए एक शॉर्टकट भी आता है DX/DIG करके, है ना। वो रन कमांड पे अपन जब टाइप करेंगे DX/DIG करके तो डायरेक्ट एक्स टूल खुल जाएगा, या फिर आप स्टार्टअप पे जो साइड में कंप्यूटर का साइड में जो स्टार्टअप होता है उस पर जाएंगे, वहाँ पे सर्च कर लीजिए डायरेक्ट एक्स। वहाँ पे हमें जो भी अपने साउंड कार्ड के बारे में और बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है ट्रांसड्यूसर का उदाहरण क्या है। ट्रांसड्यूसर का उदाहरण क्या है भाई, माइक्रोफोन, है ना। माइक्रोफोन क्या है, एक ट्रांसड्यूसर है। अब ट्रांसड्यूसर क्या होता है, चलिए इसको ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन देख लेते हैं तब तक हम, है ना। तो देखिए ये मैंने गूगल पे निकाला है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर होता क्या है, देखिए साफ साफ इसमें लिखा पड़ा है, ट्रांसड्यूसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दैट कन्वर्ट्स, जो कि कन्वर्ट करता है एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में। तो जितने भी डिवाइसेस है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट यानी बदलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। जैसे कि माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, हमारी मुंह की जो आवाज़ है ना, यानी ये क्या हो गए, एयर कंप्रेशंस या वाइब्रेशंस, इनको किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफोन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करता है, फिर ये साउंड कार्ड को देता है, साउंड कार्ड उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर देता है। तो ट्रांसड्यूसर का ये काम है। ज़रूरी नहीं है ट्रांसड्यूसर माइक्रोफोन ही हो, और भी बहुत सारे ट्रांसड्यूसर है, जैसे कि पीजो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल्स होते हैं जिस पे हम अगर कूदते हैं, है ना, हम अगर दबाव लगाते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है, तो वो भी एक क्या है, एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। हमारा फैन, पंखा जो चलता है वो भी एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर, उसमें जो मोटर लगी हुई है वो बिजली यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल को किसमें कर रही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। तो बहुत सारे ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो माइक्रोफोन भी एक ट्रांसड्यूसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑडियो सिस्टम में माइक्रोफोन सिंबल के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है। ज़रा आपने कंप्यूटर के पीछे जाके देखो कि ये किस कलर का है ना, गुलाबी कलर का यानी पिंक कलर का है ये, ठीक है। इसके बाद में आती है ध्वनि की गुणवत्ता में SNR का पूर्ण रूप क्या है। ध्वनि की गुणवत्ता किससे नापी जाती है, SNR से नापी जाती है। वो क्या होता है भाई, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। देखिए अभी जो मेरी आवाज़ आ रही है आपको जैसे, तो ये वैसे तो मैंने फ़ैन वगैरह सारे बंद कर रखे हैं, लेकिन जब फ़ैन वगैरह चालू कर देते हैं तो सिग्नल कितना जा रहा है और साथ में नॉइज़ कितना जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। ये हमेशा मिनिमम होना चाहिए, पहली बात है ना, कि कितना सिग्नल जा रहा है उस पर नॉइज़ सबसे कम जाना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, है ना। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SNR बोलते हैं, ठीक है। जरा अपने अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ट्विटर स्पीकर के लिए कौन सी आवृत्ति होती है। आवृत्ति यानी पहले ही बताया था मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ट्विटर स्पीकर के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट होता है, विच फ्रीक्वेंसी सपोर्ट फॉर ट्विटर स्पीकर। तो कौन सी होती है भाई, उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है ट्विटर स्पीकर के लिए। अब ज़रा देख लेते हैं
कि ट्विटर स्पीकर क्या होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाला है, एक मिनट। ये देखिए ट्विटर स्पीकर, व्हाट इज ट्विटर स्पीकर? ट्विटर स्पीकर आर द स्पीकर्स दैट प्रोड्यूस, ट्विटर स्पीकर ऐसे स्पीकर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं यानी बनाते हैं अपर रेंज ऑफ साउंड, साउंड की ऊपर वाली रेंज को यू हियर इन म्यूजिक, है ना। आप जो भी म्यूजिक में जो भी सुनते हैं तो साउंड की ऊपर वाली रेंज को ये प्रोड्यूस करते हैं यानी निर्माण करते हैं, जिससे हमें हायर फ्रीक्वेंसीज की साउंड सुनाई देती है। ये देखिए बहुत छोटे होते हैं। आपने देखा होगा अपने जो भी स्पीकर्स है उसमें एक बड़ा स्पीकर लगा होता है, एक छोटा स्पीकर लगा होता है जब भी आप स्पीकर्स लेके आते हो। तो ये जो ट्विटर स्पीकर है वो इसी प्रकार से काम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके बाद में आता है अपना, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है? ऐसा कौन सा होता है? स्पीकर होता है। स्पीकर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। यानी ये देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके बस समझा देता हूँ, ये अपना है स्पीकर, ठीक है। अब इसके पास यहाँ से जो आता है वो कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल आता है, जो कि क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इसको वो किस में कन्वर्ट करता है भाई? आप बताइए। ध्वनि ऊर्जा में यानी साउंड ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जो कि एयर कंप्रेशंस के तौर पे हमारे कान तक पहुंचते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आता है साउंड वॉल्यूम को, यानी अपना जो भी साउंड का जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करने के लिए यानी नियंत्रित करने के लिए कौन सा स्टेप है? कौन सा स्टेप है भाई? अपन सबसे पहले स्टार्टअप पे जाएंगे, है ना, फिर क्या जाएंगे? कंट्रोल पैनल में जाएंगे, फिर हार्डवेयर एंड साउंड में जाते हैं। तभी ऑब्वियसली आपने देखा होगा, इसको तो आपने बहुत बार किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको करके देखिए। स्टार्टअप पे कंट्रोल पैनल में जाइए, फिर हार्डवेयर एंड साउंड की में जाइए, तो आपको सारी की सारी साउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा। फिर आता है साउंड प्रणाली यानी ध्वनि प्रणाली, यानी साउंड प्रणाली में शोर यानी नॉइज का संबंध किससे है? किससे है भाई? विरूपण से है। विरूपण यानी थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं कि विच इज रिलेटेड, कौन सा रिलेटेड है नॉइज इन द साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम में जो नॉइज होता है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो किससे रिलेटेड है भाई? डिस्टॉर्शन से रिलेटेड है। डिस्टॉर्शन क्या होता है? विकृति जो होती है ना, वही डिस्टॉर्शन होता है। तो आपको इसको हमेशा के लिए डिस्टॉर्शन ही याद कीजिए, इसको विकृति या उस तरीके से याद मत कीजिए, है ना। डिस्टॉर्शन मीन्स कुछ भी विकृति आना किसी चीज़ में, ठीक है। तो विकृति का स्वीकार्य स्तर क्या है? अब देखिए इसका, इसने विकृति लिख दिया ना वापस। तो डिस्टॉर्शन का जो भी डिस्टॉर्शन आता है यानी नॉइज़, नॉइज़ समझ लीजिए अपन, नॉइज़ का एक्सेप्टेबल लेवल कितना होता है, यानी कितनी % तक हम जो है नॉइज़ को सहन कर सकते हैं, या फिर हमें लगता है कि इतना नॉइज़ अगर आता है तो ठीक है ना। ये होता है लेस देन, यानी 0.1% से कम होना चाहिए हमेशा नॉइज़, है ना, तो वो ठीक बात है। इसके बाद में आता है साउंड कार्ड का घटक कौन सा है? कौन सा है भाई साउंड कार्ड का घटक? इनमें से देखिए, ग्राफिक्स कार्ड नहीं है क्योंकि वो साउंड नहीं प्रोड्यूस करता है। वीडियो कार्ड नहीं है। क्या है? DAC। DAC यानी क्या होता है? ज़रा इसको इंग्लिश में देखें, क्या होता है भाई? DAC अभी बताया था मैंने, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि DAC क्या होता है। अगर नहीं पता तो आप मेरी वीडियो को थोड़ा ऊपर करके ज़रूर देखिए, और अगर आपको पता चल गया है तो आप इसको ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। साउंड कार्ड में सबसे अधिक गुणवत्ता वाला नमूना कौन सा है ना? सबसे अधिक गुणवत्ता वाला नमूना कौन सा है भाई? 32 बिट इनमें से, है ना, इनमें से बता रहे हैं भाई। ये सबसे कम जो गुणवत्ता वाला होता है 4 बिट, फिर आता है 8 बिट, फिर आता है 16 बिट और फिर 32 बिट। तो इसके क्या इससे भी अपर गुणवत्ता वाले साउंड अपन ने सुन रखे हैं क्या? बिल्कुल सुन रखे हैं अपन ने,
32 बिट के अलावा अपने 64 बिट का भी आता है ना। कौन कौन से आपने साउंड सुन रखे होंगे, 64 kbps है ना। एक आता है 64 के बाद में 128 तक भी जाता है, 256 है ना। इतने तक भी अपने साउंड के एकदम क्वालिटीज़ को सुनते हैं। तो ये जो 256 वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें आपको जो ये छन छन वगैरह की जो आवाज़ है ना, छोटी छोटी आवाज़, वो बहुत अच्छी तरीके से आएगी। अच्छा, तो इसके अलावा मैं आपको ये और बात बता दूँ, जो वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग्स होती है ना, जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो साउंड की जो फाइल्स बनती है ना, वो 10-10 GB तक की भी बनती है ना। तो उसको इतना कंप्रेस कर दिया जाता है, आप देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पोर्टेबल डिवाइस कौन सा है? पोर्टेबल डिवाइस कौन सा होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं? तो कौन सा होता है भाई? प्रिंटर को क्या एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? नहीं। प्लॉटर को नहीं। लैपटॉप को ले जा सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। इसके बाद में कौन सा डिवाइस 10 से 30 वाट बिजली की खपत लेता है? 10 से 30 वाट तक की बिजली की खपत लेता है। कौन सा डिवाइस लेता है भाई? लैपटॉप। लैपटॉप 10 से 30 वाट तक की बिजली की खपत लेता है। हालांकि मैंने ये कभी देखा नहीं, 30 वाट से तो ऊपर ही लेता है जहाँ तक मुझे आइडिया है। इसके अलावा देखिए, कीबोर्ड और माउस किस डिवाइस में इनबिल्ट हैं? किस डिवाइस में कीबोर्ड और माउस जो है एकदम इनबिल्ट होते हैं, यानी पहले से ही फिक्स होते हैं? लैपटॉप के अंदर। लैपटॉप के अंदर देखा आपने, जो कीबोर्ड एकदम फिक्स होता है इसके अंदर ही होता है, और इसके माउस जो होता है वो भी इसके अंदर ही फिट होता है। किसके रूप में? ट्रैक पैड के रूप में। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, अब आ गया है अपना मॉड्यूल नंबर 5। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 5 आ चुका है। मैं देख लेता हूँ, 22 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं इन मॉड्यूल नंबर 3, 4, 5 को मैं एक ही वीडियो में डाल देता हूँ, है ना। तो इसके कारण क्या होगा कि आपको लगभग एक ही जगह मिल जाएगा, और वीडियो टाइम, अगर वॉच टाइम वीडियो को ज़्यादा मिलता है तो ये और भी कुछ ज़रूरतमंदों के पास पहुंच जाएगी, रिकमेंड हो जाएगी, है ना। तो ये एक अच्छी बात होगी। चलिए तो अपन करते हैं मॉड्यूल नंबर 5 को स्टार्ट। मॉड्यूल नंबर 5 है अपना यूपीएस, है ना। तो भाई ये ICTSM चल रहा है ना, NSQF का और भारत स्किल्स पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये मैं आपको क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, है ना, और इसके साथ साथ आपके याद भी हो जाएंगे। देखिए, आप डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको हो सकता है थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आए, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है ना। इसका होता है अनइंटरप्टेड, ऊपर अन लगा हुआ है, इंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड मीन्स क्या होता है? जो भी पावर है, यानी कि अपने पीसी अगर लाइट चली जाए तो वो पावर क्या हो? अनइंटरप्ट हो, है ना। यानी पावर एकदम कंटिन्यूअसली चलती रहे, उसको क्या कहते हैं? यूपीएस कहते हैं। जो लोड को निर्बोध शक्ति प्रदान करता है, कौन करता है भाई? इसको ज़रा इंग्लिश में देख लेते हैं। विच प्रोवाइड्स अनइंटरप्टेड पावर टू लोड। किसी भी प्रकार के लोड को अनइंटरप्टेड पावर देता है, वो कौन होता है? यूपीएस होता है ना, यूपीएस होता है। इसके बाद में यूपीएस का में रिले का कार्य क्या है? रिले का कार्य क्या है भाई यूपीएस के अंदर? विद्युत संचालित स्विच, है ना। देख लो, रिले होता क्या है ना। रिले क्या होता है भाई? अच्छा, इसको जरा इंग्लिश में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकली ऑपरेट स्विच, यानी ऐसा स्विच होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट होता है। आपने देखा होगा, आपके जो इलेक्ट्रिकल जो गीजर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर्स होते हैं, उनमें हमेशा जब भी आपके पावर कट होता है तो एकदम टक ऐसी आवाज़ आती है। वो असल में क्या होता है? कुछ रिलेज होते हैं जो हमेशा किस पे ऑपरेट करते हैं?
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे ऑपरेट करते हैं और उनमें क्या लगे होते हैं, मैग्नेट्स लगे होते हैं। मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ एक बार, देख लो। रिलेज कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये जो PKPCV है ना, ये जो लिखे हुए हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 प्रकार के इसमें बटन्स होते हैं रिले के अंदर। ट्रांसपेरेंट रिले भी पाए जाते हैं, है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। और इनमें कुछ मैग्नेटिक सिस्टम होता है जिससे एक्स्ट्रा करंट जब भी इनमें फ्लो होता है तो ये अपने स्विच को बदल लेते हैं, है ना। इसके कारण क्या होता है, अपना जो भी बोर्ड वगैरह है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है ना। और इसके साथ में क्या लगा होता है, एक सेंसर लगा होता है जो कि उस टेम्परेचर को सेंस कर लेता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या लगी होती है, रिलेज लगी होती है। अच्छा, और यूपीएस में भी क्या होता है, रिले लगा होता है जो पावर कट होने पर इसके जो भी ऑपरेशन है उसको स्विच कर देता है। तो ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया हुआ स्विच होता है, सिंपल। आप रिले के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। अगला आता है यूपीएस आउटपुट रेटिंग की मापन इकाई क्या है। यूपीएस आउटपुट की जो रेटिंग होती है वो कौन सी इकाई में दी जाती है ना, वो होती है वोल्ट इंटू एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर में दी जाती है, यानी वाट में दी जाती है। ठीक है। यूपीएस में वोल्टेज में उतार चढ़ाव को सुचारू और फिल्टर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यूपीएस में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, यानी कोई भी किसी भी प्रकार के वेव्स में डिफरेंस आता है तो उसको कंटिन्यूअस, उनको लगातार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कैपेसिटर क्या होता है, एक प्रकार का फिल्टर होता है। ठीक है, वो जो भी अपना सिग्नल आ रहा है उसको फिल्टर कर देता है। ठीक है, इसके बाद में आती है बात इसके बाद में आती है यूपीएस में बैटरी की जीवन प्रत्याशा क्या है। यूपीएस में बैटरी की जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ कितनी होती है भाई बैटरी की, किसमें, यूपीएस में कितनी लाइफ होती है बैटरी की, वो होती है 3 to 5 ईयर्स। देखिए यूपीएस में जनरली लिथियम आयन बैटरी लगी होती है ना, तो उसकी मैक्सिमम 5 ईयर्स तक की उसकी लिमिट होती है, उसके बाद में उसको चेंज करना पड़ता है। हालांकि आजकल जो लिथियम आयन बैटरीज होती है उनकी बहुत ज़्यादा लाइफ होती है। देखिए इसके बाद में आता है यूपीएस में एमओवी का पूर्ण रूप क्या है। यूपीएस में एमओवी की फुल फॉर्म क्या है, क्या होती है भाई, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर्स, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं अपन यूपीएस में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला बैटरी का प्रकार कौन सा है, यानी कौन सी बैटरी सबसे ज़्यादा यूपीएस में यूज़ की जाती है। वो है अपने लेड यानी सीसा, लेड एसिड बैटरीज। हालांकि यूपीएस में आजकल सारी की सारी लिथियम आयन बैटरीज का ही उपयोग किया जाता है ना। लेकिन अगर आपके पास लेड एसिड आता है, यानी लेड यानी सीसा, है ना, लेड एसिड बैटरीज। हालांकि ये जो लेड है, मैं आपको बात बताऊं, ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, इससे कैंसर वगैरह होते हैं। तो हमें लेड एसिड बैटरीज का तो उपयोग कम से कम करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यूपीएस बैटरी में रेटेड क्षमता के लिए परिवेश का तापमान क्या है, यानी कौन सा टेम्परेचर बैटरी कौन से टेम्परेचर बैटरी ऑपरेट होती है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जो ऑपरेट होने वाला जो टेम्परेचर उसको क्या बोलते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर बोलते हैं फॉर रेटेड कैपेसिटी ऑफ यूपीएस, है ना। यूपीएस के जहाँ पे ऑपरेट होता है यूपीएस की बैटरी, वो कौन से टेम्परेचर पे ऑपरेट होती है, वो है अपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि कुछ मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाने पे अपना जो यूपीएस की बैटरी की जो क्षमता है वो कम हो जाती है ना। आपने देखा होगा बैटरियां फटती भी है क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। आजकल तो बाइकें भी, स्कूटियां भी भगवान के दया से फटने लगी है ना। आधुनिक यूपीएस प्रणाली में सामान्य श्रेणी कौन सी है। आधुनिक यूपीएस प्रणाली की सामान्य श्रेणी कौन सी है भाई,
विच वन इज़ द जनरल कैटेगरी ऑफ मॉडर्न यूपीएस सिस्टम, है ना, कौन सी है भाई? ये होती है अपनी लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस एक यूपीएस का प्रकार है। इसके बाद में आता है अपने एसएमएफ बैटरी की फुल फॉर्म क्या है? एसएमएफ बैटरी की फुल फॉर्म क्या है भाई? ये होती है सील्ड मेंटेनेंस फ्री, है ना। ये जो बैटरीज होती है वो सील्ड होती है और मेंटेनेंस फ्री होती है, यानी इनमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा पानी वानी नहीं डालना। ऑब्वियसली ये लिथियम आयन बैटरीज होती है ना। लिथियम आयन बैटरीज मेंटेनेंस फ्री होती है जनरली। इसके बाद में आता है यूपीएस में ईओएल की फुल फॉर्म क्या है? ईओएल की फुल फॉर्म क्या है भाई? वो होती है एंड ऑफ लाइफ, यानी एंड ऑफ लाइफ कब होगी यूपीएस में, वो देखना। ठीक है, अगला पेज पे आते हैं अपन। अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे क्वेश्चंस है, मुख्य आपूर्ति करने के लिए घूर्णन प्रकार का यूपीएस प्रणाली में किसका उपयोग किया जाता है? वो है अल्टरनेटर। ठीक है, इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं अपन। विच इज़ यूज फॉर रोटेटिंग टाइप यूपीएस। भाई ये भी क्या है? एक यूपीएस का प्रकार है, रोटेटिंग टाइप यूपीएस सिस्टम टू पावर सप्लाई द मेंस, है ना। किसका उपयोग किया जाता है इसमें? रोटेटिंग टाइप यूपीएस में इसका होता है अल्टरनेटर। ठीक है, इसके बाद में आती है बैटरी के जल स्तर की जांच के लिए न्यूनतम सामान्य अवधि क्या है? बैटरी के जल स्तर की जांच के लिए सामान्य अवधि क्या है, यानी कितने दिनों में उसकी बैटरी का जल का स्तर हमें चेक करते रहना चाहिए? एवरी 15 डेज, हर 15 दिन में बैटरी को चेक करते रहना चाहिए कि उसका पानी थोड़ा कम तो नहीं हुआ है। हालांकि जो बड़ी बैटरीज होती है उनमें ये 6 महीने तक भी जाता है ना। स्टैंड बाई यूपीएस की दक्षता क्या है? स्टैंड बाई यूपीएस की दक्षता क्या है? ये है बहुत उच्च, सबसे ज़्यादा उच्च होती है इसकी दक्षता। दक्षता यानी क्या होती है? कौन सा यानी उसकी एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंट है वो काम करने में, है ना। तो क्या होती है? बहुत उच्च, यानी वेरी हाई। हाई नहीं, वेरी हाई। ओके, चलो इसके बाद में आता है, किस बैटरी को किस तरह के नियमित रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती? भाई कौन सी बैटरी को नियमित रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती? एसएमएफ बैटरी। एसएमएफ बैटरी यानी कि इसमें एसएमएफ बैटरी को मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको याद हो गया है तो, है ना। ऑब्वियसली वीडियो को पॉज कीजिए फिर कमेंट बॉक्स में चले जाइए। बैटरी क्षमता जांचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? भाई किसका उपयोग किया जाता है बैटरी क्षमता जांचने के लिए? लोड टेस्टर का। अब लोड टेस्टर आपने देखे होंगे। लोड टेस्टर जो है अपने जो कार का भी लोड टेस्टर आता है, बाइक का भी लोड टेस्टर आता है, आपने देखा होगा। ये अपने जो बाइक की बैटरीज की जो दुकान होती है वहाँ पे आप जाके ज़रूर चेक कीजिए, वो बैटरी को एक लोड टेस्टर में डालते हैं फिर उसको चेक करते हैं। वैसे ही कार जो होती है उसकी बैटरीज को चेक करने की एक और लोड टेस्टर होता है, जो कार की जो बैटरीज रखते हैं उन दुकानों पे ये लोड टेस्टर लगा हुआ होता है। उसमें सेम आवाज़ आती है जो कार को स्टार्ट करने पर आती है ना, वैसी की वैसी। तो आप ज़रूर, आपको जब भी मौका पड़े आप ज़रूर देखिएगा। अनियमित रख रखाव से कौन प्रभावित होता है? कौन प्रभावित होता है? बैटरी प्रभावित होती है ऑब्वियसली। जब भी देखिए कुछ स्कूल कॉलेजें जब भी बंद होती है तो उनमें से एक अलग से किसी आदमी को लगाया जाता है जो बार बार उन बैटरियों को चार्ज रखे, है ना। लेकिन अगर कभी स्कूलों की जो छुट्टियां होती है 2 महीने की, तो उनमें जो बैटरीज रखी होती है वो हमेशा ख़राब हो जाती है और हर साल उनको नई लगानी पड़ती है। तो उनको रख रखाव की आवश्यकता हमेशा होती है। चाहे लिथियम आयन बैटरीज है उसको भी हमेशा चार्ज करते रहें तभी वो लंबा चलती, अदरवाइज वो नहीं चलती। इसके बाद में बात आते हैं, यह पता लगाने के लिए कि बैटरी की प्लेट खराब है किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? यानी बैटरी की जो प्लेट वगैरह खराब है उसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? कैडमियम परीक्षण किया जाता है। ओके, इसके बाद आती है, एक बैटरी में इलेक्ट्रोड किसका बना होना चाहिए? किसका बना होना चाहिए एक बैटरी में?
इलेक्ट्रोड एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अच्छा कंडक्टर नहीं है तो वो बैटरी किस काम की, है ना। अच्छा, कंडक्टर, इंसुलेटर और जो हाफ अर्धचालक, है ना, ये 3 चीज़ें होती है भाई। कंडक्टर क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत जो है वो चल सकती है। इंसुलेटर वो होता है जिसमें से विद्युत नहीं चल सकती, जैसे कि लकड़ी। अर्धचालक का उपयोग हम अलग तरीक़ों से करते हैं, जैसे कि अपने सोलर प्लेट्स में करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल में सबसे कम वोल्टेज होता है ना। किस प्राइमरी सेल में सबसे कम वोल्टेज होता है, वो होता है बुध। गलत लिखा है इन्होंने, ठीक है। देखो इसको ज़रा इंग्लिश में चेक करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा, है ना। कौन से प्राइमरी सेल में लोवेस्ट वोल्टेज होता है, कौन से में होता है भाई, मरकरी। देखिए इन्होंने मरकरी को बुध लिख दिया है कि नहीं, गलत, है ना। तो इंग्लिश वाले मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम में, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे ये एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपके हमेशा, आप अगर मान लीजिए गलत अनुवाद के कारण अगर आप क्वेश्चंस को गलत कर देते हो तो ये आपकी ही गलती मानी जाएगी। जब भी आप अगर मान लीजिए कोर्ट केस भी कर देते हो तो वो जो है इंग्लिश वाला आंसर ही सही माना जाता है। ये हमेशा से चलता है भाई, ठीक है ना। चाहे आईएएस का पेपर दे दो आप, चाहे कंपटीशन का कोई भी दे दो, तो उसमें इंग्लिश वाले में को ही सही माना जाएगा, ठीक है। तो मरकरी, मरकरी यानी क्या होता है, पारा होता है भाई, है ना। और ये क्या लगा रहा है, बुध लगा रहा है, ठीक है। हो गया काम खत्म इसका। तो बैटरी में लोकल एक्शन को रोकने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स में किसका उपयोग किया जाता है, वो होते हैं डिस्टिल्ड वाटर, है ना। डिस्टिल्ड वाटर यानी अपना जो भी डिस्टिल वाटर जनरली हमें बारिश के पानी में मिलता है, हालांकि वहाँ से जनरली लोग कहते हैं लेना नहीं चाहिए। अलग तरीके से डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है और उसको वहाँ से लेते हैं, है ना। बैटरी में लोकल एक्शन को रोकने के लिए, यानी कि लोकल एक्शन, अब डिस्टिल वाटर नहीं डाले तो क्या होता है, अंदर जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। एसिड तो क्या करता है, चीज़ों को ख़राब कर देता है, यानी उसके लिए अपन को डिस्टिल वाटर डालना पड़ेगा। इसके बाद में आता है बैटरी बैकअप का उदाहरण कौन सा है, वो होता है यूपीएस, हमें पता है पहले से ही, है ना। इसके बाद में आता है 600 VA यूपीएस के लिए। VA यानी क्या होता है, ये देखो इधर दिया हुआ है, व्हाट इज़ द बैकअप ड्यूरेशन ऑफ 60 VA वोल्ट इंटू एम्पियर यूपीएस। 600 वोल्ट इंटू एम्पियर के यूपीएस का बैकअप ड्यूरेशन कितना होता है, कितना होता है भाई, 15 से 20 मिनट का होता है केवल यूपीएस का, है ना। ये हमेशा से आप याद रखिए कि यूपीएस चलेगा तो 15 से 20 मिनट ही चलेगा। बैटरी बैकअप क्या है, हालांकि जो ऑनलाइन यूपीएस होते हैं उनमें क्या होता है, देखिए बैटरीज खूब सारी लगी होती है तो उनका बैकअप बहुत ज़्यादा होता है। बैटरी बैकअप क्या है, क्या है बैटरी बैकअप, ये होता है निरंतर शक्ति प्रदान करने के लिए, है ना, वही बैटरी बैकअप होता है ना। व्हाट इज़ बैटरी बैकअप, है ना, टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस पावर, है ना। देखो मेमोरी नहीं देती है ना, ये देख लिया, रिड्यूस मेमोरी नहीं है, मेमोरी होती नहीं है बैटरी में, ठीक है। देखते हैं अगले पेज पे भी है क्या। अगला पेज में मॉड्यूल नंबर नेक्स्ट आ गया, तो इसको अपन नेक्स्ट जो वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।